हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम 10th क्लास का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में पूरी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपका टॉपिक है आलाप। देखो, आलाप किसे कहते हैं? जब कलाकार अपनी कल्पना के माध्यम से राग के चलन के अनुसार राग में लगने वाले स्वरों का विस्तार करके राग का स्वरूप स्पष्ट करता है। देखो, जो राग का चलन होता है, जो राग में स्वर प्रयोग होते हैं, उनके अनुसार जब कलाकार अपनी कल्पना के माध्यम से स्वरों का विस्तार करता है, देखो स्वरों का विस्तार, जो राग के स्वर होते हैं ना, उनका विस्तार करता है, तो क्या कहलाता है? आलाप, जिससे राग स्पष्ट होता है कि ये कौन सा राग है। ओके, देखो आलाप जो है वो ताल के साथ भी किया जाता है और बिना ताल के भी किया जाता है। बिना ताल के तो जैसे हम राग स्टार्ट करते हैं, जब स्टार्टिंग में, तब आलाप करते हैं। और जो ताल के साथ आलाप किया जाता है वो किया जाता है बीच में। जैसे बंदिश चल रही है तो उसके बीच में ताल के साथ, जब आप बंदिश के साथ आलाप करते हो बीच में, तो वो ताल के साथ आलाप होता है। ओके, और आलाप हमेशा विलंबित लय में किया जाता है। विलंबित लय समझते हो ना? धीमी गति में, बिल्कुल धीमी गति में किया जाता है। द्रुत गति में आलाप नहीं किया जाता। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आलाप विलंबित लय में किया जाता है। अगर ताल के साथ आलाप कर रहे हो तो विलंबित लय में करना है, द्रुत लय में नहीं होता आलाप। ओके, आगे देखो, आलाप आकार में या नोम तोम, ताना, देरे, नारी आदि शब्दों में किया जाता है। देखो, आलाप दो तरीके से किया जाता है। एक आलाप तो आकार में किया जाता है, जिसमें आ का यूज होता है। आ, इस तरीके से स्वरों को बोलते हैं, आ बोलकर। ओके, नोम तोम आलाप होता है जब हम इस टाइप के शब्दों का यूज करते हैं आलाप में। देखो, इनके पीछे होते तो स्वर हैं। आकार में भी करोगे आप, उसके पीछे भी स्वर होते हैं। नोम तोम में करोगे, उसके पीछे भी स्वर छिपे होते हैं। बट फर्क क्या हो जाता है? ये आकार में होता है आ बोलकर, ये नोम तोम, ताना, दे, ना, इस तरीके से इन शब्दों का यूज करके आलाप किया जाता है। ओके, तो दो तरह के आलाप हो गए आपके। आगे, जब गीत के शब्दों का प्रयोग करके आलाप किया जाता है तो उसे बोल आलाप कहते हैं। वैसे तो दो प्रकार के होते हैं आलाप, बट बोल आलाप उसे बोलते हैं जो बंदिश के बोल होते हैं ना आपके। अगर हम आलाप करते हुए उन बोलों का प्रयोग करते हैं तो उसे बोल आलाप कहते हैं। आलाप जब गाते हैं ना, तो उसमें तरह तरह के वेरिएशन दिखाए जाते हैं। जैसे मींड ली जाती है, गमक ली जाती है, उसमें बिल्कुल सजाया जाता है स्वरों से आलाप। ओके, तो ये आलाप का टॉपिक था आपका। नेक्स्ट टॉपिक आपका तान। देखो, तान किसे कहते हैं? तान शब्द का अर्थ है तानना या विस्तार करना। तान शब्द का क्या अर्थ है? तानना या विस्तार करना। विस्तार करने से ही समझ जाओ, स्वरों का विस्तार किया जाता है इसमें, द्रुत गति में। देखो, ये रहा, राग में लगने वाले स्वर समूहों को विभिन्न ढंग से प्रस्तुत करने को तान कहा जाता है। गीत के बोलों का प्रयोग करके जो तान गाई जाती है उसे बोल तान कहते हैं। तान हमेशा द्रुत गति में गाई जाती है। यह विशेष बात आपको याद रखनी है, तान हमेशा द्रुत गति में गाई जाती है। ओके, आलाप विलंबित लय में और तान द्रुत गति में, द्रुत लय में। ओके, देखो, तान कई प्रकार की होती है। यह है शुद्ध या स्पाट तान। शुद्ध या स्पाट तान बोलते हैं इसको, जिस तान में स्वरों का क्रम सीधा होता है, अर्थात आरोह अवरोह एक जैसा होता है, उसे क्या बोलते हैं? हम स्पाट तान बोलते हैं। ये बस नॉलेज के लिए आपको याद रखनी है। अगर तान बनानी पड़ जाए आपको कि स्पाट तान बनाओ किसी भी राग में, तो बना सको आप। ओके, छूट तान जब तार सप्तक के किसी स्वर से तेजी से मध्य सा पर आते हैं। जैसे हम तार सप्तक के किसी भी स्वर पर हैं, सा पर है, रे पर है, तो एकदम तेजी से मध्य सा पर आना, ये छूट तान हो गया आपकी। अलंकारिक तान कौन सी है? जिसमें अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, ये नाम से पता लग रहा है। वक्र तान, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, स्वरों का टेढ़ा मेढ़ा प्रयोग वक्र तान में किया जाता है, ये वक्र तान होगी। जबड़े की तान, स्वरों का प्रयोग जबड़े की सहायता से किया जाता है, मतलब जिसमें जबड़े की हेल्प ली जाती है। फिरक तान, स्वरों का प्रयोग चक्कर के साथ होता है। दानेदार तान, हर स्वर स्पष्ट सुनाई दे जिसमें, वो दानेदार तान होती है। गमक तान, गमक का तो मतलब समझते हो तुम, कंपन से, बार बार स्वरों को हिलाना, तो उस तरीके से जब स्वर गाए जाते हैं तो वो गमक तान हो गया आपकी। अचरक तान, हर स्वर को दो बार लिया जाता है इसमें, हर स्वर को दो बार लिया जाता है अचरक तान में। कूट तान जो है अलंकारिक शुद्ध और वक्र तान का मिश्रण होती है, मतलब उसमें सीधे स्वर भी मिलेंगे आपको, टेढ़े मेढ़े भी मिलेंगे, और अलंकारिक टाइप से, जैसे अलंकार होते हैं ना एक ही सीक्वेंस में, सारे गारे गामा गामा पा, इस तरीके से, ये कुटतान हो गया आपकी। लडन तान में इसमें दो या तीन स्वरों का प्रयोग कई बार किया जाता है। ओके, ये आपकी लडन तान होगी। गिटकरी तान, दो स्वरों को एक साथ शीघ्रता से एक दूसरे के पीछे लगाते हैं, ये गिटकरी तान होगी। झटके की तान, ताल की लय दुगुन हो और बीच में एकदम लय 4 गुना हो जाए। देखो, हम तान गा रहे हैं और ताल की लय दुगुन चल रही है और वो लय एकदम बढ़कर 4 गुना हो जाए, तो वो झटके की तान होती है। हलक की तान, जीभ को अंदर बाहर करते हुए जब तान ली जाती है तो वो हलक की तान होती है। बोल तान, गीत के बोलों का प्रयोग जिसमें किया जाता है
वो आपकी बोल तान होगी। गीत के बोलों का प्रयोग समझते हो ना, बंदिश के जो बोल होते हैं तो उनका जब प्रयोग किया जाता है वो बोल तान होती है आपकी। ये तान के प्रकार है, इनके बारे में देख लेना, आप पढ़ लेना, इनको लर्न कर लेना। कुछ टाइप्स तो आपको पता होने चाहिए, स्पाट तान, अलंकारिक तान, वक्र तान, दानेदार तान, कोट तान और आपकी ये बोल तान इंपॉर्टेंट है, तो इनको पढ़ लेना एक बार, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर 1 नंबर में तान का टॉपिक आया हुआ है और उसमें लिखना चाह रहे हो आप, तो उसमें फिर ये टाइप्स लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको तान बनाने के लिए पता होनी चाहिए। आप तान की डेफिनेशन लिख सकते हो 1 मार्क्स में, या फिर कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि कई प्रकार की तान होती हैं, जैसे इनके नाम लिख सकते हो, 2-3 नाम लिख दिए, इत्यादि लगा दिया पीछे, इस तरीके से लिख सकते हो 1 मार्क्स में। ओके, इनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है 1 मार्क्स में। ओके, ये तान का टॉपिक हो गया आपका। नेक्स्ट टॉपिक आपका मींड। मींड किसे कहते हैं? देखो, मींड उस क्रिया को कहते हैं जिसमें एक स्वर को दूसरे स्वर तक अखंडित रूप से खींचा जाता है। एक स्वर से दूसरे स्वर तक, यानी कि सा और मा ले सकते हो आप, ऐसे इकट्ठे वाले स्वर नहीं लेने, जैसे सा रे ले लिया या रेगा ले लिया, इस तरीके से बीच में 1-2 स्वर कम से कम छोड़ के कुछ भी रे पा ले सकते हो, जैसे इस तरीके से कोई भी 2 स्वर ले सकते हो आप। तो मींड का जो मतलब होता है मेन, वो क्या होता है? एक स्वर से दूसरे स्वर तक अखंडित रूप से खींचा जाता है, अटूट ध्वनि जिसे बोलते हैं, अटूट रूप से। अटूट ध्वनि में अर्थात वो ध्वनि बीच में खंडित ना हो, टूटे ना वो ध्वनि। जब हम अखंडित रूप में एक स्वर को दूसरे स्वर तक जब खींचेंगे तो वो मींड कहलाएगी। ओके, और मींड का जो साइन होता है ना, ऊपर अर्धचंद्राकार लगाया जाता है इस तरीके से। ठीक है, ये बात लिख भी देना, एग्जाम्पल दे देना कि मींड इस तरीके से ली जाती है, अर्धचंद्राकार लगाते हैं ऊपर। ओके, ये मींड का टॉपिक आपका इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट टॉपिक आपका कर्ण स्वर। देखो, कर्ण स्वर से यहां मतलब समझना आप, स्पर्श। स्पर्श होता है कर्ण का मतलब, किसी भी स्वर को स्पर्श करना, वो कर्ण स्वर कहलाता है। देखो, गायन वादन करते समय जब हम मूल स्वर के आगे या पीछे के स्वर को स्पर्श मात्र करें तो वह स्पर्श किया गया स्वर कर्ण स्वर कहलाता है ना। वही बात, जब हम गायन वादन करते हैं, कोई भी स्वर गा रहे हैं, तो जोन सा भी हम स्वर गा रहे हैं, उसके आगे या पीछे का स्वर जब हम स्पर्श करते हैं तो वो कर्ण स्वर होता है। और ये स्पर्श 2 तरीके से किया जाता है। देखो, 2 तरीके के होते हैं कर्ण स्वर, पूर्व लगन कर्ण, अनुलगन कर्ण। देखो, जो भी स्वर हम गाएंगे उसको मूल स्वर बोलेंगे। पूर्व लगन कर्ण किसे बोलेंगे? फिर जो मूल स्वर होगा हमारा, जिस भी स्वर को हम गा रहे हैं, जब हम उससे पहले वाला स्वर स्पर्श करेंगे तो वो पूर्व लगन कर्ण होगा। जैसे पा से पहले माँ है, ये ऊपर लिखना है इधर लेफ्ट साइड में, ये इसका एग्जाम्पल देकर आपने इस तरीके से दिखाना है। यही लिखा हुआ है इसमें, मूल स्वर से पहले प्रयोग, मूल स्वर से बाई ओर लिखा जाता है। और अनुलगन कर्ण में मूल स्वर के बाद प्रयोग, मूल स्वर के दाई ओर लिखा जाता है। ये देखो दाई ओर, सिर्फ इनमें यही डिफरेंस है। कोई भी स्वर ले लो, ये जरूरी नहीं है कि मैंने पा लिया तो आपको पा ही लेना है, यहाँ पर कोई भी स्वर ले सकते हो आप। जैसे अब माँ है, माँ से पहले क्या आता है? गा, तो माँ यहाँ आ जाएगा ऊपर, यहाँ लेफ्ट साइड में गा आ जाएगा, तो ये पूर्व लगन कर्ण का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ भी अलग स्वर ले सकते हो आप। अगर यहाँ पर भी माँ लोगे आप, तो माँ के बाद क्या आता है? पा, माँ लिखकर ऊपर पा आ जाएगा राइट साइड में। यही है बस इसमें डिफरेंस, इजी है बिल्कुल। ओके, इंग्लिश में इसको ग्रेस नोट भी बोलते हैं कर्ण स्वर को। ये कर्ण स्वर का टॉपिक हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका ध्रुपद। ध्रुपद किसे कहते हैं? देखो ये एक प्राचीन गायन शैली है। देखो, ख्याल, ध्रुपद, हमार तराने, ये सब क्या है? गायन शैलियां हैं ये। तो उनमें से ध्रुपद भी एक प्राचीन गायन शैली है। ये जब अकबर का टाइम था ना, उस समय गाई जाती थी ये, जिस टाइम तानसेन होते थे, तानसेन गाते थे ध्रुपद। देखो, इस शैली के आविष्कार के बारे में मतभेद है। भरत के नाट्य शास्त्र में ध्रुवा गीत का उल्लेख मिलता है। कुछ मत के अनुसार ध्रुपद का जन्म ध्रुवा से हुआ है। कुछ मत के अनुसार ध्रुपद का आविष्कार 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर ने किया। अकबर के दरबार में, देखो मैंने अभी बताया, अकबर के दरबार में जितने भी गायक थे वो सारे ध्रुपद गाते थे, जिसमें से तानसेन प्रमुख है। ध्रुपद गायकी को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था उस टाइम, जो अकबर का टाइम था ना, उस टाइम जो ध्रुपद गाते थे ना, इस गायकी को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था। ख्याल को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझा जाता था उस टाइम। आज के टाइम में ख्याल को माना जाता है सबसे सर्वश्रेष्ठ, उस टाइम पर ध्रुपद गायकी चलती थी। ओके, इसके 4 अंग थे, उद्गरा, ध्रुव, आभोग और अंतरा। ओके, इसके गायकों को कलावंत कहा जाता है, यह भी बात इंपॉर्टेंट है, कलावंत कहा जाता है ध्रुपद गायकों को। ओके, इसमें स्वरों को अलंकृत करने के लिए कर्ण, मूर्ति आदि का प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु गमक, तान, बोलतान आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्वरों का खुला प्रयोग ध्रुपद की विशेषता है। स्वरों को दबाना, आकार की ताने इसमें वर्जित है। क्या वर्जित है इसमें? आकार की ताने और स्वरों को दबाना वर्जित है इसमें। इसके बाद ध्रुपद विशेष रूप से सुलताल, रुद्रताल, तीव्रा ताल, आड़ा चार ताल और 4 ताल आदि में गाए जाते हैं। ध्रुपद के साथ पखावज की संगत की जाती है। ओके, पखावज वाद्य होता है, ध्रुपद जब गाते हैं तो पखावज वाद्य बजाया जाता है।
आगे देखो, ध्रुपद गंभीर गायन शैली है, इसे मर्दाना आवाज की गायकी भी कहा जाता है। ध्रुपद की 4 बानियां हैं, खंडार बानी, गोहार बानी, डागुर बानी, नौहार बानी। ओके, खंडार बानी की जो है समोकन सिंह ने रचना की थी, तानसेन ने गोहार बानी की थी, डागुर बानी ब्रह्मचंद्र ने और नौहार बानी श्रीचंद्र ने। ओके, ये याद रखना है आपको नॉलेज के लिए। देखो, ध्रुपद बिल्कुल इजी है, ये प्राचीन गायन शैली है। इसका आविष्कार 15वीं शताब्दी में राजा मान सिंह तोमर ने किया था। ध्रुपद जो है अकबर के समय में गाया जाता था। अकबर के दरबार में सभी गायक ध्रुपद गाते थे। ओके, जिनमें से तानसेन प्रमुख है। तानसेन जो है ध्रुपद गाते थे। ध्रुपद के 4 अंग थे, उद्गरा, ध्रुव, आभोग और अंतरा। ओके, इसके गायकों को कलावंत कहा जाता है और ये सुल ताल और 4 ताल आदि ताल के साथ जो है गाया जाता है। जब ध्रुपद गाया जाता है तो पखावज वाद्य बजाया जाता है, पखावज वाद्य की संगत की जाती है और इसमें गमक का जो है ज्यादा प्रयोग होता है। और ये गंभीर गायन शैली मर्दाना आवाज की गायकी कहा जाता है। इसकी 4 बानियां हैं, ये 4 बानियां कर लेना बस। ये ध्रुपद में इजी है बिल्कुल। ओके, ये ध्रुपद का टॉपिक होगा आपका। नेक्स्ट टॉपिक है आपका धमार। धमार क्या होता है? देखो, धमार भी एक प्रकार की गायन शैली है। धमार गायन शैली एक प्रमुख शास्त्रीय गायन शैली मानी जाती है। शास्त्रीय संगीत में इसे भक्ति गायन भी कहा जाता है। शास्त्रीय संगीत में क्या कहा जाता है? इसे भक्ति गायन। धमार में भगवान श्री कृष्ण की रासलीला तथा ब्रज की होली के दृश्यों का वर्णन मिलता है, जो इसकी विशेषता है धमार की। धमार गायकी में विभिन्न प्रकार की बोल बाटों का प्रयोग किया जाता है। बोल बाट किसे बोलते हैं? शब्दों को अलग अलग स्वर समूह द्वारा गाना, ये बोल बाट होते हैं। शब्दों को यहाँ लिखा है मैंने ब्रैकेट में, अलग अलग स्वर समूह द्वारा गाना, वो क्या होगा? बोल बाट। तो बोल बाट का प्रयोग किया जाता है धमार गायकी में। इस गायन शैली के साथ पखावज पर संगत की जाती है। देखो, ध्रुपद और धमार दोनों ही जब गाए जाते हैं तो पखावज पर संगत होती है इनकी, पखावज वाद्य बजाया जाता है। ताल देने के लिए कौन सा वाद्य बजाया जाता है? पखावज। ओके, आगे धमार गायकी में विभिन्न लयकारियां प्रस्तुत की जाती हैं। धमार गायन शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि इसे सिर्फ धमार ताल में ही गाया जाता है, अन्य किसी ताल में नहीं। देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है धमार में, ये ऐसी गायन शैली है जो सिर्फ धमार ताल में गाई जाती है, अन्य किसी ताल में नहीं गाया जाता इसको। देखो, मैं आपके लिए बिल्कुल इजी नोट्स लेकर आया हूं और जो निचोड़ होता है ना बिल्कुल टॉपिक का, वो बातें लिखी हुई है मैंने। अब इसमें से भी ये मत छोड़ना कि हम 1-2 लाइन छोड़ दे, इसमें से भी जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल सारा वही लिखा है। देखो कितनी लाइनों में है, देखो 4-5 लाइन होंगी मुश्किल से, छोटी छोटी है बिल्कुल। है क्या इसमें? देख, शास्त्रीय गायन शैली है ये। इसमें आगे क्या है? ब्रिज की होली का वर्णन मिलता है इसमें। आगे बोल बाटों का प्रयोग किया जाता है। आगे पखावज पर संगत की जाती है। विभिन्न लयकारियां प्रस्तुत की जाती है इसमें। मेन इंपॉर्टेंट जो बात है, इसे सिर्फ धमार ताल में गाया जाता है। बताओ क्या इसमें? इजी है बिल्कुल। देखो, ध्रुपद, धमार, तराना, ये जो तीनों है ना आपके, ये सिर्फ 2 मार्क्स का टॉपिक है। ओके, ये धमार का टॉपिक हो गया आपका। नेक्स्ट टॉपिक है आपका तराना। देखो, यह भी गायकी का एक प्रकार है, एक प्रकार की गायन शैली है ये भी। आगे देखो, इस शैली में गीत के ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे ना, ते, दा, दे, रे, दानी, ये जो शब्द होते हैं इनका कोई अर्थ नहीं होता। इस टाइप के जो शब्द हैं इसमें तराने में प्रयोग किए जाते हैं। दीम, ताना, ना, दे, रे, ना, इस तरीके से ये शब्द तराने में प्रयोग किए जाते हैं। तराने में जो मेन बात लिखनी है आपने, यही लिखनी है। आगे देखो, तराने में तानों का प्रयोग किया जाता है। ओके, और तराना ना हमेशा ख्याल के बाद गाया जाता है। इसे केवल द्रुत लय में ही गाया जाता है। तराने को हमेशा याद रखना, द्रुत लय में गाते हैं, विलंबित लय में नहीं गाते। तराना 3 ताल में अधिकतर गाया जाता है। तराना आपको मोस्टली 3 ताल में ही दिखेगा, मोस्टली। इसमें लय बढ़ती जाती है, इसमें जो लय है धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। आगे इसे अधिकतर छोटे ख्याल के बाद गाया जाता है। ये देखो, ये लिखी हुई लाइन, छोटे ख्याल के बाद गाया जाता है इसे, द्रुत ख्याल के बाद। ओके, इसके 2 भाग होते हैं, स्थाई और अंतरा। ये है सिर्फ तराने में, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इजी है बिल्कुल। गीत के ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है इसमें जिनका कोई अर्थ नहीं होता। ये द्रुत लय में गाया जाता है और 3 ताल में गाया जाता है। इसमें तानों का प्रयोग होता है, स्थाई और अंतरा 2 भाग होते हैं इसके, और इसमें लय बढ़ती जाती है। बिल्कुल ईजी है। तो ये आपकी मैंने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करवा दी, अलाप, तान, मींड, कर्ण, ध्रुपद, धमार, तराना। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है इसमें आपको, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।